हेलो एंड वेलकम बैक टू द विनर विनर 95 प्लस डिनर सीरीज। आज इस सीरीज में पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो टारगेट है क्लास 10th के बोर्ड्स एंड टारगेट है हमारा 95 प्लस। सो चलो शुरू करते हैं इस गेम को। तो पहले आता है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो होते क्या केमिकल रिएक्शन? So, chemical reaction is a process in which a chemical substance is transformed into another chemical substance. एक केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। और जब ये प्रोसेस होता है तो जो सब्सटेंस होता है वो अपनी नेचुरल जो आइडेंटिटी होती है वो लूज़ कर देता है और दूसरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को ले लेता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस द ओरिजिनल सब्सटेंस लॉसेस इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जैसे हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और हमारा जो दूध है वो दही बन जाता है। तो मिल्क की अलग आइडेंटिटी है, कर्ड की अलग आइडेंटिटी है। जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ करके वो कर्ड की आइडेंटिटी ले लेता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके लेफ़्ट साइड वाले जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। जैसे इस एरो के, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें एक एरो लगाते हैं, उस एरो के लेफ़्ट साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मिल्क टू कर्ड अगर कन्वर्ट हुआ तो मिल्क इज़ अ रिएक्टेंट एंड कर्ड जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। और इस एरो के ऊपर जो भी हमें कंडीशंस चाहिए होती हैं उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं। इतनी चीज़ समझ आई। नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास पहली एक्टिविटी विच इज़ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन। इसमें करेंगे क्या, मैं एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको सैंड पेपर से रब करेंगे। अब क्वेश्चन पहला ये आता है दिमाग में कि रब करना क्यों ज़रूरी है उसको सैंड पेपर के साथ। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, उसके ऊपर ऑलरेडी ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है। वाइट कलर की ऑक्साइड की लेयर ऑलरेडी चढ़ी होती है उसके ऊपर। रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, तो उससे रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर एक क्रिएट होती है वाइट कलर की। अब अगर इस लेयर को तुम हटाओगे नहीं तो ये जलेगा नहीं। तो इसको हटाएंगे और उसके बाद इसको जलाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बर्न इट यूजिंग बर्नर एंड कलेक्ट द एशेस फ्रॉम इन दी वॉच। तो जब हमने ऐसा किया तो हमें क्या क्या ऑब्जर्व हुआ। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नीशियम रिबन था वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जला। और जो हमने यहाँ पे कलेक्ट किया ना, यहाँ पे वॉच ग्लास में, ये वही एक वाइट कलर का पाउडर क्रिएट होगा। वाइट कलर का पाउडर हमने कलेक्ट किया। ये जो वाइट कलर का पाउडर है इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इतनी एक्टिविटी समझ आई। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट आती है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को जब हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो होता क्या है, हम एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर और हम लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, उसमें मिक्स कर देते हैं और ये कुछ केमिकल रिएक्शन हमारे पास फॉर्म हो जाती है। तो लेड नाइट्रेट विच इज़ PbNO3 होल ट्वाइस, और उसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। अब इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है कि जो लेड आयोडाइड है वो एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो एक कलरलेस सॉल्यूशन है। जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। येलो प्रेसिपिटेट किसका होता है? लेड आयोडाइड का होता है। और एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है, वो किसका होता है? वो पोटेशियम नाइट्रेट का होता है। तो इसके कलर याद रखने ज़रूरी है। आगे चल के अभी हम देखेंगे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे से। ऐसा दिया होता है जैसे एक सब्सटेंस है, हमने उसको रिएक्ट कराया और उसके आउटपुट में हमें येलो प्रेसिपिटेट मिला। तो सब्सटेंस क्या था? लेड नाइट्रेट था या पोटेशियम आयोडाइड था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स और हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रैन्यूल्स को
एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसमें करेंगे क्या, थोड़े से जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे हम एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। कॉनिकल फ्लास्क कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने क्या किया, जिंक ग्रैनुल्स लिए, दिख रहे हैं छोटे छोटे जिंक ग्रैनुल्स। इसके अंदर हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया और ऊपर से कॉर्क लगा के इसको बंद कर दिया और इस कॉर्क के अंदर एक ग्लास ट्यूब लगा दी। अब जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या होता है, H2 गैस इससे रिलीज होती है और एक कॉनिकल फ्लास्क जो होगा वो गर्म हो जाएगा। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कि गैस इज इवॉल्व, कौन सी गैस, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व और कॉनिकल ग्लास जो है वो गर्म हो जाएगा। तो ये इसी केमिकल रिएक्शन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक प्लस H2SO4 या फिर यहाँ पे HCl भी लिख सकते थे। अगर HCl लिखते तो क्या आता, ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। तो जिंक प्लस HCl या फिर H2SO4 करेंगे तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है या जिंक क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए क्या होता है, जो कॉनिकल फ्लास्क है वो गर्म हो जाता है। ये एक एक्सोथर्मिक, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए जो कॉनिकल फ्लास्क है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और रिएक्शन विच इज़ आयरन प्लस वाटर को अगर रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है। तो ये इसकी इक्वेशन है। ये इक्वेशन काफ़ी बार बैलेंसिंग में पूछी जाती है या कंप्लीट द इक्वेशन में पूछी जाती है। तो रिमेंबर दिस इक्वेशन, बैलेंसिंग या फिर कंप्लीट द इक्वेशन जो क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीट इक्वेशन में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसकी कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है आयरन और वाटर की रिएक्शन की, तो सिंपली इसको या तो बैलेंसिंग या कंप्लीट द इक्वेशन पूछा जाता है। तो क्या होता है, आयरन को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ तो फेरिक ऑक्साइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन मिलता है। नाम इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ध्यान रखना, कई बार Fe2O3 भी होता है तो वो अलग है, NFe3O4 इज़ डिफरेंट। तो फेरिक ऑक्साइड का भी बच्चे इसको ज़्यादा याद रखते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, आयरन प्लस वाटर रिएक्ट करा रहे तो फेरिक ऑक्साइड बनता है विच इज़ Fe3O4। अब चलते हैं नेक्स्ट पे विच इज़ सो अब आता है द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। जो भी कंडीशन हमें चाहिए होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन या उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं। कोई भी कंडीशन जो हमें चाहिए होती है एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस कंडीशन को हम एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए था, तो इसको मैंने कहाँ लिखा, इसको मैंने एरो के ऊपर लिखा। नेक्स्ट इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए था, इसको मैंने एरो के ऊपर लिखा। अब दोनों इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ये वाली है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि 99% चांसेस है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो पहले इजी वाली समझ लेते हैं। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे और हमें मिलता क्या है, हमें मिथेनॉल मिलता है, मिथेनॉल। CH3OH इज़ नोन एज मिथेनॉल। जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराता हूँ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो हमें मिथेनॉल मिलता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3OH, ठीक है। ये इक्वेशन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये इक्वेशन को हम फोटोसिंथेसिस इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है, जो प्लांट्स, जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इस इक्वेशन से, प्लांट्स का जो फूड बनता है वो इस इक्वेशन से बनता है। प्लांट का फूड क्या होता है, प्लांट का फूड होता है ग्लूकोज, और इस इक्वेशन में क्या बन रहा है, हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है प्रोडक्ट में।
तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लेते हैं प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी लेते हैं, पानी लेते हैं ना प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लिया, प्लांट उन्होंने रूट से ले लिया, तो इंग्रेडिएंट्स तो उनके बन गए। बाकी वो लेते हैं सनलाइट लेते हैं और क्लोरोफिल लेते हैं। तो पानी ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, क्या सिर्फ इन दोनों से अपना खाना बना सकते हैं, नहीं, ये कंडीशंस उनको चाहिए होंगी। उन्हें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। रात को खाना नहीं बनाते प्लांट, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं है, दिन में बनाते हैं। तो जब सनलाइट और क्लोरोफिल मिला, विच इज़ द कंडीशन टू फुलफिल दिस रिएक्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिया, कंडीशन क्या थी, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो उन्होंने ग्लूकोज प्रिपेयर किया। अभी इस ग्लूकोज के फॉर्मूले पे आते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं प्लांट, हमें पता है, और पानी रिलीज़ करते हैं। जो पत्तियों के ऊपर पानी पानी होता है ना, जैसे लीव्स के ऊपर तुम कभी देखोगे वाटर निकल रहा होता है, तो वाटर वो इसका होता है, यहाँ से निकाल रहे हो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, उन्होंने ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये प्लांट का खाना है, इससे प्लांट जिंदा रहता है। अगर प्लांट ने ग्लूकोज बनाना बंद कर दिया तो प्लांट को खाना नहीं मिलेगा और प्लांट मर जाएगा। ये प्लांट का खाना है, याद रखना, C6H12O6। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। सो नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि भाई तुमने दो रिएक्टेंट लिए या दो से ज़्यादा भी रिएक्टेंट लिए और उससे उसको एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो तुमने क्या किया, सब्सटेंस ए लिया या सब्सटेंस 2 लिया प्लस सब्सटेंस 3 लिया और उसको एक ही प्रोडक्ट में या एक ही सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। एक से ज़्यादा नहीं बनेंगे यहाँ पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सब कुछ कंबाइन करके एक में कन्वर्ट कर दिया, इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करके रिएक्ट करवा के एक सिंगल प्रोडक्ट अगर मिले तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, क्विक लाइम को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मुझे स्लेट लाइम मिलता है और हीट निकलती है। हीट निकलने का मतलब ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाम ज़रूर याद रखना, CaO को हम क्विक लाइम कहते हैं और CaOH होल ट्वाइस को स्लेट लाइम कहते हैं। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एक और हीट निकलती है। हीट निकली, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं और इसको स्लेट लाइम भी कहते हैं। इनका नाम ज़रूर याद रखना, अगेन क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। यही ऑब्जर्वेशन है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब एक ऐसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि याद हो जाए तुम्हें। अब एक और चीज़ इसके अंदर आती है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम छोड़ देते हैं, ऐसे पड़े रहने देते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होगी, हम अपने घर चले गए, जब अगले दिन आए तो एक शाइनी सा सब्सटेंस बन जाता है। स्लेट लाइम में शाइन आ जाती है। जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट बना था ना, उसको अगर तुम छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए तो उसमें शाइन आ जाएगी। शाइन किस वजह से आती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है एयर में, भरी पड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट कर जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, विच इज़ अ शाइनी सब्सटेंस। जो मार्बल होता है ना, घर में जो मार्बल लगता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और वाटर रिलीज होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल्स। अच्छा, तो जैसे हम पेंट कराते हैं, ठीक है, घर में हमने पेंट कराया, तो पेंटर जो आता है वो एक बार एक कोट पेंट कर देता है। जब उस पेंट को हम देखते हैं, ऐसे गीला गीला सा पेंट लगता है, तो हमें लगता है अभी कुछ शाइन वाइन तो आई नहीं है। जब वो पेंट सूख जाता है ना, अब वो पेंट सूखेगा कैसे, जब वो पेंट सूखा तो उसमें क्या निकलेगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है, उसका पानी निकल गया और वो क्या करेगा,
जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो जो पेंट था वो था स्लेट लाइन विच इज़ CaOH होल ट्वाइस। जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो एक शाइनी सा सब्सटेंस बन गया, शाइनी सी लेयर बन जाती है वॉल पे, जो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है उसका नाम? कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही शाइन आती है। अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता तो ये सब्सटेंस ना बनता और इस वॉल पे कभी शाइन ना आती। ठीक है, तो एक तुम्हें क्या याद रखना है कि शाइनी वॉल जो होती है वो किस वजह से होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। और अगर कोई पूछे कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है विच इज़ CaCO3। इतनी बात समझ आई? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं जैसे बर्निंग ऑफ कोल। तो कार्बन को अगर मैं जलाऊंगा कैसे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आगे नहीं लगेगी। और तो वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसलिए कहते हैं यूज़ ऑफ कोल थोड़ा सा कम करो। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि एयर को ख़राब कर रही है हमारे। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। काफ़ी इजी रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शंस आती नहीं है एग्जाम में। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हुआ तो H2O बनता है, ये सबको ही पता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस यहाँ कौन सी बर्न कर रहे हैं? मीथेन गैस। CH4 इज़ नोन एज मीथेन गैस। ठीक है, CH4 इज़ मीथेन। इसको अगर मैं ऑक्सीजन में बर्न करूँगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊँगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर रिलीज होता है। क्या होती है रिएक्शन? नेचुरल गैस की रिएक्शन है। तो ये पूछ सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल गैस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या कंप्लीट द इक्वेशन पूछ सकते हैं। तो ये इक्वेशन आती है। तो मीथेन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। नेक्स्ट इक्वेशन जो आती है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये रिएक्शन किस चीज़ की है? ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन की। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है वो खाना, और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। अब जो भी हमने खाना खाया उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ब्रेक होने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, और उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। हमने खाना खाया, उस खाने में कार्बोहाइड्रेट था, वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, नाम याद रखो। कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ किस में? ग्लूकोज में। उस ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, उस ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया और हमें एनर्जी मिली। रिएक्शन क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है ग्लूकोज, अभी हमने पढ़ा था C6H12O6, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करते हैं ना, कुछ और तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और पानी बनता है। और क्या बनता है? हमें एनर्जी मिलती है। हमें क्या मिलती है? एनर्जी। इसी एनर्जी से तुम पढ़ाई कर रहे हो अपनी। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी मिलती है हमें। आई इतनी बात समझ? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशंस पे चलते हैं विच इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर एक सब्सटेंस ब्रेक होता है इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें तुम जितने भी रिएक्शन देखोगे उसको हम ऐसे सड़ा रहे होंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लेंगे, आग लगाएंगे, उसको गर्म करेंगे, वो ब्रेक हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसे ही कर रहे होंगे हम। और कई रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें तुम्हें ये इसको हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सनलाइट से ही ब्रेक हो जाएगा। तो कौन कौन से इसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे? डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखेंगे,
डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। इम्पॉर्टेंट कौन सी हैं? ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है एंड ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट से। तो पहले जो डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट है उसकी रिएक्शन ये होती है कि FeSO4 which is ferrous sulfate break down into ferric oxide प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्या इसमें क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में? तो देखो, इस हर सबके नीचे मैंने कलर्स लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि कलर्स पूछते हैं कि फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन कलर। जब हम उसको हीट करते हैं, जब अभी जो पीछे वाली स्लाइड दिखाई थी ना, इसमें टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहे थे हम, तो जब हमने इसको हीट किया तो ये फेरस सल्फेट जो है वो टूट जाता है। टूटता कैसे है? क्या क्या बनाता है? वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्राउन कलर की होती है। ग्रीन कलर से ब्राउन कलर हो गया, और कुछ धुआं निकलता है उसमें से। धुआं किस चीज़ का निकलता है? गैस किस चीज़ की निकलती है? एक गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ 2 ऑक्सीजन थे इसलिए डाइऑक्साइड लिखा है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे इसलिए ट्राइऑक्साइड लिखा। इतनी बात सबको पता होगी। तो जब मैंने फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का सब्सटेंस हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर की, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड धुएं के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में निकला। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसी रिएक्शन में आती है, वो भी मैं बताता हूँ तुम्हें। तो पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट जो है चेंजेस टू ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। और स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्टेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जो स्मेल मतलब गैस जो निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की होती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है, जो फेरस सल्फेट होता है ना FeSO4, जब तुम लैब में जाओगे, वैसे तो इस साल तुम्हें मौका मिला नहीं लैब में जाने का, तो जब लैब में जाते हैं तो फेरस सल्फेट अगर तुम्हारी टीचर देती है तो फेरस सल्फेट ऐसे ही नहीं पड़ा होता। वो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है। अभी मैंने डॉट लगा के ये क्या लगा दिया? ऐसे तो हमने कभी देखा ही नहीं भाई। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस फॉर्म के अंदर फेरस सल्फेट हमें मिलता है। ये क्या मैंने लिखा है कि 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इस फेरस सल्फेट में है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जब ये जो पूरा सब्सटेंस होता है ना, ये वाला FeSO4.7H2O, ये होता है ग्रीन कलर का, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा। ठीक है, जो यहाँ लिखा ग्रीन कलर का। अगर इसमें से मैं 7 H2O के मॉलिक्यूल निकाल देता हूँ तो ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, वाइट कलर का होता है। तो ये FeSO4.7H2O इज़ ग्रीन इन कलर। जब इसको हम हीट करते हैं तो पहले ये वाइट कलर का होता है। अगर तुम पूरी रिएक्शन को देखते रहोगे ना, जब तुम रिएक्शन कर रहे होगे, तो पहले वो वाइट कलर का हो जाएगा, फिर वो वाइट कलर का सड़ सड़ के ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो वाइट कलर का हुआ, इसका मतलब उसमें से जो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर थे या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे वो उड़ गए, वो हवा में चले गए, और हमें क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड मिला उसके बाद। तो क्या होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल विच आर अवेलेबल इन साइंस लेबोरेटरी एक्चुअली कंटेन 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये एग्जाम में पूछता तो प्लीज़ याद रखना इसे। 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दीज क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर। जो FeSO4 है जो वो ग्रीन इन कलर है। When the green color crystal FeSO4.7H2O are heated, they first lose 7 molecule of water of crystallization। तो पहले ही 7 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, उसके बाद FeSO4 हमें मिलता है। और FeSO4 कैसे कलर का होता है? FeSO4 वाइट कलर के होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा एनहाइड्रस, बट ये याद रखना कि FeSO4.7H2O की फॉर्म में अवेलेबल होता है। और जब हम उसको हीट करते हैं तो पहले वो वाइट कलर में कन्वर्ट होता है। वाइट कलर का क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर में से जो वाटर था पहले वो उड़ गया। ठीक है, वो जो उसका ग्रीन कलर था वो ग्रीन कलर किस वजह से था? इन 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की वजह से था। अब वो उड़ गए तो उसके बाद उसका वाइट कलर बचा, और फिर हम उसको हीट करते हैं टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड।
ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो चलते हैं अब नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। तो अगली डीकम्पोजिशन रिएक्शन आती है डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। सो कहता है कि लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस है, अगेन ये याद रखने, कलर सारे याद रखने तुम्हें। लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस सब्सटेंस था, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसको जब हमने हीट किया तो इसने क्या फॉर्म किया, येलो कलर का लेड मोनो ऑक्साइड बनाया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हुई जो कि ब्राउन कलर के धुआं था। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन PbNO3 होल ट्वाइस, बार बार रिएक्शन को बोलो, जितनी बार बोल सकते हो याद होगी रिएक्शंस। PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट कलरलेस सब्सटेंस था, उसको हमने हीट किया, उसको हमने डीकम्पोज किया, उससे क्या बना, लेड मोनो ऑक्साइड। क्या बना, लेड मोनो ऑक्साइड। और क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, हीट किया, डीकम्पोज किया, लेड मोनोऑक्साइड बना विच इज़ येलो इन कलर। कैसा है, येलो कलर का है। उसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई जो कि ब्राउन कलर का धुआं था, ब्राउन कलर की फ्यूम्स थी, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। ये रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन की। नेक्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन की, CaCO3 होल ट्वाइस विच इज़ लाइमस्टोन। CaCO3 होल ट्वाइस लाइमस्टोन, इसका नाम ज़रूर याद रखना। लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं, उसको हम डीकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, CaCO3 हीट किया, CaO प्लस CO2, CaCO3 हीट किया, CaO प्लस CO2। नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन, बट ये देख लो एक बार। H2O लिक्विड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब उस पर पास करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और H2 और ऑक्सीजन मिलता है। इसी से ही बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बस रिएक्शन को उल्टा कर रखा है, डीकम्पोजिशन बना दिया। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ब्रेक करते हैं, वैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ब्रेक करते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बट कभी कभी एग्जाम में पूछता है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोल्टन फॉर्म में होता है। मोल्टन फॉर्म में है तभी उसको इलेक्ट्रिसिटी से पास कर रहे हैं, वरना कैसे उसको ब्रेक कैसे करते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 गिव्स एल्यूमिनियम मेटल, Al देता है प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोल्टन फॉर्म में है Al2O3, उसको हीट किया, उसको उसको इलेक्ट्रिसिटी दिया, इलेक्ट्रोलिसिस करा, डीकम्पोज करा, एल्यूमिनियम मेटल प्लस ऑक्सीजन बना। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसान सी रिएक्शन है, कोई कंडीशन नहीं देनी, सिर्फ उसको देखो। सिल्वर ब्रोमाइड तुम्हें जब टीचर देगी ना, एक सॉलिड फॉर्म में होगा, पेल येलो कलर का होगा, ठीक है, पेल येलो कलर का होगा। और जो तुम्हारी लैब में वहाँ पे थोड़ी सी धूप आ रही होगी ना, टीचर कही इसको ले जाओ, वो ग्लास को, इसमें पीले कलर का रखा होगा कुछ सिल्वर ब्रोमाइड, और इसको धूप के आगे रख दो। थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे कि वो ग्रेइश वाइट कलर का हो जाएगा। जो ग्रेइश वाइट कलर का है वो क्या है, वो है सिल्वर। और जो रेड ब्राउन कलर की जो फ्यूम्स निकल जाएंगी, जो गैस निकल जाएगी, वो किसकी होगी, वो ब्रोमीन गैस की होगी। तो सिंपल से, इसको हीट वीट कुछ नहीं करना ना, इसको बिजली पास करनी है ना इसको हीट करना है, सबसे सिंपल रिएक्शन बस याद रखनी है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। AgBr विच इज सिल्वर ब्रोमाइड, जब उसको हम सनलाइट के रख देते हैं, सनलाइट या लाइट में रख देते हैं, तो वो टूट जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। किस में, हमें सिल्वर मिल जाता है और ब्रोमीन गैस उड़ जाती है। AgBr विच इज़ अ सॉलिड विच इज़ पेल येलो इन कलर, उसको जब हम लाइट में रखते हैं तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस मिलती है हमें। सिल्वर कैसे कलर का है, ग्रेइश वाइट कलर का है। ब्रोमीन कैसी है, रेड ब्राउन कलर की गैस निकलती है। नेक्स्ट रिएक्शन आता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
सिल्वर क्लोराइड का सेम जैसे इसको किया ना सिल्वर ब्रोमाइड को, वैसे ही करना है। AgCl को लिया विच इज़ सॉलिड वाइट इन कलर। अगेन तुम्हारी टीचर ही गई, वॉच क्लास लो, इसको जाके रख दो सनलाइट में। और सिल्वर क्लोराइड को जब हम डीकम्पोज करेंगे लाइट के थ्रू तो सिल्वर प्लस क्लोरीन मिलता है हमें, क्लोरीन गैस। Cl2 इज क्लोरीन गैस हमें मिल रही है विच इज़ येलोइश ग्रीन कलर। अब देखो जो गैस निकल रही है ना, ये एकदम नहीं निकलने लग जाएगी, ये तुम्हें दिखेगी नहीं, ठीक है। तो या तो तुम वहीं खड़े ना, या फिर वहाँ पे कोई कैमरा वैमरा लगा के जाना, और फिर उसको बाद में स्लो मोशन में देखना है कैसे कलर की गैस निकल रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर की गैस थी ये। सो क्लोरीन गैस कैसे कलर की है, येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन। तो क्या क्या हमारे पास रिएक्शन है डीकम्पोजिशन जो हमें याद रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड जो कि पेल येलो कलर का था, उसको लाइट में हमने रखा तो ग्रेइश वाइट हो गया, और रेड ब्राउन कलर की फ्यूम्स विच इज़ ब्राउन ब्रोमीन गैस वो निकल गई। डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का है, सिल्वर क्लोराइड कैसा है, वाइट कलर का है। AgCl सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का है, लाइट में तुमने रखा, उसको डीकम्पोज किया तो सिल्वर विच इज़ ग्रेइश वाइट, कैसा है, ग्रेइश वाइट, और क्लोरीन गैस मिली। तो सिल्वर तो यहीं से याद हो गया, ग्रेइश वाइट। सिल्वर ब्रोमाइड कैसा है, पेल येलो है, और सिल्वर क्लोराइड कैसा है, वाइट कलर का है। ब्रोमीन गैस कैसी है, रेड ब्राउन कलर की है। क्लोरीन गैस कैसी है, येलोइश ग्रीन कलर की है। याद होगी रिएक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। अब है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है इन अ कंपाउंड। तो जो ज़्यादा वाला रिएक्टिव एलिमेंट वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। तो जैसे एग्जांपल देखो, CuSO4 विच इज़ कॉपर सल्फेट, और अगर मैं आयरन का रिएक्शन करवाऊँ तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है। किससे मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा CuSO4 में, और SO4 के साथ पेयर बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो कैसे क्या किया हमने इस रिएक्शन में, एक कॉपर सल्फेट लिया और आयरन का रिएक्शन कराया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन, और आयरन कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और उसमें एक आयरन नेल को डाल दिया। थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे, जो कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन था वो थोड़ा सा रेड ब्राउन कलर, जो कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, अब वो ग्रीनिश का सा सॉल्यूशन बन गया है, ग्रीनिश सॉल्यूशन है, ठीक है। ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, ग्रीनिश सॉल्यूशन हो गया, हल्का सा ग्रीन कलर का हो गया। और जो आयरन नेल था ग्रे कलर का, अब वो कैसा हो गया, वो रेड ब्राउन कलर का हो गया। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक कॉपर की लेयर चढ़ गई, ठीक है, आयरन के ऊपर एक कॉपर की लेयर चढ़ गई। तो रिएक्शन कैसे हुआ, ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट, आयरन का नेल लिया विच इज़ ग्रीन कलर। जब दोनों का रिएक्शन कराया तो FeSO4 बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि आयरन जो था मोर रिएक्टिव था कॉपर से, तो उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया इन CuSO4 और उसकी जगह ले ली, और बन गया FeSO4 ग्रीनिश कलर का, और कॉपर अलग हो गया हमारा, ठीक है। कॉपर कैसे, रेड ब्राउन कलर का, जो कि इसके ऊपर लेयर चढ़ गई होगी नील के ऊपर। सो बस यहाँ पे ये लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अकर्स बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास दो और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है विच इज़ CuSO4 और जिंक की रिएक्शन, एंड CuCl2 और लेड की रिएक्शन। तो इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, जैसे हमने अभी आयरन लिया था, अब जिंक ले रहे हैं, और यहाँ पे अब क्या है, जिंक मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन किसके, कॉपर के। तो एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर की जगह ले लेगा, जिंक आ जाएगा कॉपर की जगह पे और बना देगा जिंक सल्फेट ZnSO4।
और कॉपर अलग हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट हमने देखा ब्लू कलर का था, जिंक सिल्वर वाइट कलर का है। कैसा सॉल्यूशन बना देंगे रिएक्ट करने के बाद? जिंक सल्फेट बनेगा कलरलेस सॉल्यूशन, और कॉपर हमें पता है रेड ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड और लेड की रिएक्शन। तो कॉपर क्लोराइड जो होता है वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, और लेड जो होता है वो ब्लूइश ग्रे कलर का होता है। अब जब इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो लेड कॉपर को रिप्लेस कर लेगा और कॉपर की जगह ले लेगा CuCl2 में, और वो बना देगा PbCl2 लेड क्लोराइड, जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अगेन कॉपर फिर अलग बाहर हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, हर रिएक्शन में कॉपर बाहर निकल रहा है, एंड कॉपर कम रिएक्टिव है किससे? अब तुम्हें तीन तो पता चल गए, Zn, Fe और लेड। अगर इन तीनों का रिएक्शन हम कॉपर के किसी भी कंपाउंड से कराएंगे तो वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है अदला बदली वाला रिएक्शन। इसमें क्या होता है? Those reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds। दो कंपाउंड प्लस होंगे, रिएक्ट करेंगे, एक जैसे दो दो पार्ट होते हैं, दो दो एलिमेंट्स का कंपाउंड मिलके बनेगा, तो एक एलिमेंट इसमें चला जाएगा और एक इसका एलिमेंट उठ के इसमें चला जाएगा। अदला बदली वाला रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। तो देखो BaCl2 और Na2SO4 दो कंपाउंड है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो अदला बदली क्या हो रही है? बेरियम चला जाएगा SO4 के साथ और Na सोडियम चला जाएगा क्लोराइड के साथ। ये अदला बदली हो रही है। तो कंपाउंड क्या बने? BaSO4 और NaCl। तो अगर मैं बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करा रहा हूँ सोडियम सल्फेट के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, अदला बदली वाला रिएक्शन होगा, और बेरियम चला जाएगा SO4 के साथ विच मेक्स बेरियम सल्फेट, और सोडियम चला जाएगा क्लोराइड के साथ और सोडियम क्लोराइड बना देगा। याद रखने वाली चीज़ ये है कि बेरियम सल्फेट एक वाइट PPT फॉर्म करता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ आयन होता कैसे है? तो देखो, अच्छा ये यहाँ पे और दिखा रखा है कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड लिया, फिर उसके बाद उस पर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, तो नीचे वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, तो अब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता कैसे है? बेरियम के ऊपर +2 का चार्ज है और सल्फेट के ऊपर -2 का है, तो ये +2 और -2 आपस में मिलना चाहेंगे और ये रिएक्ट करा के BaSO4 बना देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर +2 का चार्ज था, इसके ऊपर -2 का चार्ज था। हर एलिमेंट यही सोचता है कि अपने ऊपर से चार्ज हट जाए भाई और मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। +2 यहाँ से निकला, -2 यहाँ से निकला, तो बेरियम सल्फेट बन जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। या तो ऑक्सीजन ऐड करा दो या हाइड्रोजन माइनस करा दो, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी का उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। हाइड्रोजन को ऐड करा दो और ऑक्सीजन को माइनस करा दो, हाइड्रोजन को ऐड करा दो या ऑक्सीजन को माइनस करा दो, ऐसे रिएक्शन का क्या 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 कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। याद कैसे करना है? ऑक्सीजन का याद रखना है तुम्हें सिर्फ, हाइड्रोजन का जस्ट ऑपोजिट। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो रिडक्शन रिएक्शन है। अब इसका जस्ट उल्टा देखते हैं। हाइड्रोजन कैसे याद रखना है हमें? यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन हो रहा है तो माइनस हाइड्रोजन करना है, यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन हो रहा है तो प्लस हाइड्रोजन करना है। बन गया, सिंपल एज इट। तो इसकी एक रिएक्शन देखते हैं।
तो कैसे होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और क्या होता है ये, तो देखो जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है, देखो यहाँ प्रोडक्ट में क्या सिर्फ कॉपर है, ऑक्सीजन चलेगी हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे पड़ी हुई थी वो हाइड्रोजन के साथ निकल ली और कॉपर अकेला रह गया। तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, ये ऑक्सीजन निकल गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था, प्रोडक्ट में उसके पास वाटर, वो पूरा वाटर बन गया, तो मतलब ऑक्सीजन आ गई। हाइड्रोजन यहाँ अकेला था, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन साथ में आ गई, तो क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। अब इसमें एक हाइड्रोजन का भी एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे हाइड्रोजन का निकलना और हाइड्रोजन का ऐड होना होता है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट था, सो यहाँ पे H2S, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन क्लोराइड के साथ हो रहा है। सो अब इसमें क्या हो रहा है, H2S और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट में देखो सल्फर बन रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2S से सिर्फ S बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन का निकलना इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब इन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। तो जिस भी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ अगर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है प्रोसेस में। तो ऐसे रिएक्शंस कैसे होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है। दोबारा देख लेते थोड़ा सा कि ऑक्सीडेशन क्या था, ऑक्सीडेशन था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या था, रिडक्शन था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे -H2, यहाँ पे +H2। ठीक है, सो ये था क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, बिकॉज अभी बहुत सारी ऐसी रिवीजन की वीडियोस बनाने वाला हूँ, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।